हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सेक्शन 11 इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 11 जो बताता है पर्सन के बारे में। पर्सन क्या है? क्या एक सिर्फ पर्सन यहाँ पे सब क्या एक सब ये है कि ह्यूमन बीइंग वही पर्सन है? अगर कोई एक्ट किसी कोई एक मैन है, वो कोई एक्ट करते हैं तो जैसे वो उस एक्ट के लिए जो अगर वो एक्ट उनका ऑफेंस है उसके लिए वो उनको हम पनिश कर सकते हैं। ठीक है, वो पनिशेबल होंगे अगर उनका वो एक्ट जो है मतलब ऑफेंस है। तो क्या हम उसी तरह से क्या पर्सन में कोई और चीज़ जैसे कि कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, क्या इनको भी हम उसी तरह से पनिश कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमें हमें यही देख जानना है कि पर्सन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, किस चीज़ को पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो जानते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके बारे में कंप्लीट मतलब क्या है पर्सन को जानते हैं। देखो, सेक्शन 11 कहता है पर्सन को, जो सेक्शन 11 में जो डेफिनेशन है इंडियन पिनल कोड में, वो क्या है? वो कहते हैं कि पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि पर्सन में क्या इंक्लूड किया गया है? एक कंपनी भी पर्सन है, एक एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, ये सारे क्या है? एक पर्सन है, इनको पर्सन में इंक्लूड किया गया है। यानी कि कोई ऐसा एक्ट जो कि ऑफेंस है, उसके लिए आप कंपनी पर भी केस कर सकते हैं, है ना। अगर आप कोई कंपनी के साथ कोई ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं, कोई चीटिंग कर रहे हैं, तो कंपनी आप पर भी केस कर सकती है और आप वही केस कंपनी पर भी कर सकते हैं। जैसे आप एक पर्सन पर केस करोगे, उसी तरह से आप एक कंपनी पर भी केस कर सकते हो और कंपनी आप पर केस कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब पर्सन को क्या है? पर्सन का मतलब सिर्फ एक पर्सन नहीं है, एक नेचुरल पर्सन नहीं है, बल्कि कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन है। ठीक, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स नॉट ओनली अ नेचुरल पर्सन। अब यहाँ पे सिर्फ एक नेचुरल पर्सन को ही हम पर्सन नहीं कहेंगे, बट आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन को भी पर्सन होगा। तो पर्सन सिर्फ जो मतलब एक नेचुरल पर्सन है वही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन भी पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड किए गए हैं। तो हम अगर देखते हैं ब्रॉडली, तो पर्सन का जो इंक्लूड किया गया वो क्या है? आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन, है ना। क्या है? आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन। कोई भी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, नेचुरल पर्सन, आइडल, और कोई भी चाइल्ड बॉर्न हुज बॉडी हैज सफिशिएंटली डेवलप्ड टू हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी। एक कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी बॉडी डेवलप हो चुकी है, भले ही उसका अभी बर्थ नहीं हुआ है, उसकी बॉडी डेवलप हो चुकी है और उसकी एक सफिशिएंट आइडेंटिटी है, तो वो भी यहाँ पे पर्सन में इंक्लूड किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्वेश्चन होता है, हमने बता दें पर्सन में क्या है, कोई कंपनी, एसोसिएशन, ये सब पर्सन है। तो क्या लायबिलिटी, आप हम देखते हैं कि पर्सन मतलब कैसे एक कॉर्पोरेट लायबिलिटी, क्या लायबिलिटीज़ होंगी ऑफ कॉर्पोरेशन की और कंपनी की। देखो, पहले जो अर्लियर व्यू था इसको लेके कि हम मान रहे हैं ना कि मतलब हम यहाँ पे जो डेफिनेशन है पर्सन की, वहाँ पे क्या है कि कंपनी, एसोसिएशन, सारे इनको पर्सन में इंक्लूड किया गया है। लेकिन जो अर्लियर व्यू था वो क्या था कि जो एसोसिएशन है कैन नॉट बी लायबल एनी क्रिमिनल लायबिलिटी। किसी क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए आप किसी भी कॉरपोरेशन को लायबल नहीं ठहरा सकते। ठीक, अर्लियर व्यू था ये। क्यों? क्योंकि इट हैज़ नॉट अ फिजिकल एंटिटी, इसके पास अपनी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, कोई माइंड नहीं है। अगर कंपनी कोई एक्ट कर दे तो क्या वो कंपनी एक्चुअल में कौन उस काम को कर रहा है ना। तो यहाँ पे कहा गया कि उसकी अपनी कोई मतलब सेपरेट एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, कोई कंपनी का अपना कोई माइंड नहीं है। कॉरपोरेशन एक्ट्स ओनली थ्रू इट्स एजेंट और सर्वेंट। जो भी कंपनी में काम हो रहा है, किसी कॉरपोरेशन में काम हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? वो किसके थ्रू हो रहा है? उसके एजेंट के, उसके सर्वेंट के थ्रू हो रहा है। ठीक, and since the vicarious liability does not come within the purview of the law of crime। यहाँ पे जो वाइकेरस लाइबिलिटी, उसका मतलब ये है कि एक्ट कोई और करे और पनिशमेंट किसी दूसरे को करे, किसी एक ही एक्ट के लिए पनिशमेंट किसी दूसरे को मिल रही, ऐसा हम क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं है। जो क्रिमिनल लॉ है उसमें ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन रेज ही नहीं होता कि मतलब हम किसी और को यहाँ पर लाइबल करें। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो वाइकेरस लाइबिलिटी डज नॉट कम विद इन दी प्रीव्यू ऑफ द लॉ ऑफ क्राइम, सो क्वेश्चन ऑफ द क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन डज नॉट अराइज ही नहीं होता। क्यों यहाँ पे कह रहे हैं? क्योंकि भैया यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके अपनी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, अपना माइंड नहीं है, कॉर्पोरेशन कोई भी एक्ट जो है खुद नहीं कर रहा है, एजेंट्स और सर्वेंट कर रहे हैं। इसलिए कहा गया कि नहीं, मतलब उसको हम क्रिमिनल किसी भी एक्ट के लिए उसको हम कैसे लाइबल कर लें किसी कंपनी को। ठीक, लेकिन इसके बाद क्या होता है? एक केस आता है, लिनार्सी कंपनी वर्सेस एसिटिक पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, 1915 का केस है। इस केस में क्या हेल्ड होता है? इस केस में क्या है कि इसमें प्रोपाउंड किया गया
है ना। इसमें एक मतलब इसमें एक ग्रांट किया गया किसको, एक फेमस थ्योरी को, ठीक है, अल्टर ईगो थ्योरी इसको कहा गया, क्या कहा गया, सो अल्टर ईगो थ्योरी इसको नाम दिया गया। एज पर दिस थ्योरी इवन दो द कंपनी और कॉर्पोरेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, इसमें कहा गया कि भले ही उनके पास अपनी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, उनके पास अपना माइंड नहीं है, अपना नो माइंड नो बॉडी ऑफ इटसेल्फ, अपना खुद का उनके पास अपना माइंड नहीं है और अपनी खुद की बॉडी नहीं है किसके पास, कंपनी के पास, ठीक। लेकिन फिर भी क्या कहा गया कि जो इनवेरिएबल देयर विल बी अ पर्सन, क्या होगा, एक पर्सन होगा हु विल डायरेक्टिंग द कंपनी फॉर इट्स एक्शन, एक पर्सन होगा जो इनको क्या करेगा, इन जो भी काम कंपनी में किया जा रहा है उसके लिए कोई ना कोई तो उसको डायरेक्ट कर रहा है ना। तो उसको जो डायरेक्शन कर रहा है वो कौन है, एक पर्सन है। दिस पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ अल्टर ईगो ऑफ द, इसी पर्सन को अल्टर ईगो ऑफ द कंपनी कहा गया। जो ये पर्सन कंपनी के विल को डायरेक्ट कर रहा है, वहाँ पे जो मतलब एक्चुअल में जो कंपनी का जो काम कर रहा है उसको क्या कहा गया कि अल्टर ईगो ऑफ द कंपनी कहा गया। तो हुम द क्रिमिनल लायबिलिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड, और जिस पे कहा गया कि हम क्रिमिनल लायबिलिटी को एट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि जो भी क्रिमिनल एक्ट कंपनी के थ्रू हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार किसको मानेंगे, उस व्यक्ति को मानेंगे जो कि कंपनी में क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग कर रहा है कंपनी को, यानी कि कंपनी को जो चला रहा है, जो कंपनी को डायरेक्ट कर रहा है उसको हम उस व्यक्ति को अल्टर ईगो ऑफ द कंपनी कहा गया। और जो भी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी उसके लिए एट्रीब्यूट किससे कहा किया जाएगा, उसी व्यक्ति को किया जाएगा। देयरफॉर द फॉल्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन, जो भी फॉल्ट कॉर्पोरेशन करेगा माना जाएगा कि उसके सुपीरियर ऑफिसर और हु आर डायरेक्टिंग द विल और माइंड ऑफ द कॉर्पोरेशन, जो भी कंपनी है उस कॉर्पोरेशन के विल को माइंड को डायरेक्ट कर रहे हैं उन सुपीरियर ऑफिसर पे उसको एट्रीब्यूट किया जाएगा जो भी वो एक्ट उनके द्वारा किया जा रहा है, ठीक। अब देखो अब क्या है, अब इंडिया में जानते हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या है इसको, इंडिया क्या कहती है, इंडिया में क्या मतलब पर्सन में, ठीक है, पर्सन में कंपनी सब इंक्लूड है, लेकिन क्या इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया कैसे इसको लायबल करे, कैसे इसको दोषी मानेगा अगर कोई कंपनी के थ्रू एक्ट होता है, कोई ऐसा ऑफेंस होता है कि जो कोई ऐसा एक्ट जो ऑफेंस है, तो इंडिया में क्या इसके लिए रूल है। देखो India, earlier the notion was the corporations would generally be liable only for those acts which where no mens rea is required। कहा इंडिया में कहा गया है कि जहाँ पे मेंस रिया नहीं होगा, यानी कि जहाँ पे इंटेंशन नहीं होगा, जहाँ पे जिस एक्ट के लिए इंटेंशन की ज़रूरत नहीं होगी एंड जहाँ पे ओनली फाइन इम्पोज किया जाएगा, वहीं पे हम किसी कंपनी को किसी कॉरपोरेशन को लायबल मानेंगे, ठीक है। ये इंडिया के लिए था ये। इसके बाद इसके बाद एक केस आता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड AIA 1964 बॉम्बे। यहाँ इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंपनी को कॉरपोरेशन कुड बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 420 चीटिंग के लिए, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, बिकॉज द पर्सन एज पर सेक्शन 11 ऑफ द IPC इंक्लूड इवन अ कॉरपोरेशन। यहाँ पे कहा गया कि कंपनी में क्या क्या है, कंपनी को यहाँ पे हाई कोर्ट ने इस केस में कहा कि हम कॉरपोरेशन को मतलब हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, कॉरपोरेशन जो है उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, क्या जा सकता है किसके लिए, चीटिंग वाले मैटर्स के, जहाँ पे चीटिंग का है, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, और जहाँ पे क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि सेक्शन 11 कहता है कि पर्सन इंक्लूड्स कंपनी और कॉरपोरेशन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस पनिशमेंट बाय वे ऑफ द इम्पोजिंग फाइन, इन ऑफेंसेस में हम फाइन के अलावा, फाइन तो हम दे ही रहे क्योंकि फाइन तो उन ऑफेंसेस जो में जिनमें फाइन इम्पोज किया जाएगा उनमें तो कंपनी लायबल होगी, लेकिन इन ऑफेंसेस में फाइन के अलावा हम कंपनी को पनिशमेंट भी देंगे, जो भी इन ऑफेंसेस की पनिशमेंट होगी वो भी कंपनी को दी जाएगी। लेकिन इसमें कोर्ट दोबारा यहाँ पे क्या कोर्ट यहाँ पे दोबारा से क्या कहता है, कोर्ट कहता है कि जो भी हमारा कंपनी या कॉरपोरेशन है उनको हम पनिश नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हम दोषी नहीं मान सकते कि सॉफ्टवेयर जैसे मर्डर, जैसे रेप, जैसे बाइगेमी, ये ऑफेंस जो कि सिर्फ एक पर्सन के द्वारा किसी मतलब ह्यूमन बॉडी के द्वारा किए जा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हम कंपनी को यहाँ पे लायबल नहीं मानेंगे, विच ओनली बी कमिटेड बाय आ ह्यूमन बींग्स, और फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल, जो ऑफेंसेस पनिशेबल होंगे विद ओनली इम्प्रिजनमेंट, और वो ऑफेंसेस सिर्फ इम्प्रिजनमेंट के लिए होंगे और कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए होंगे, और जिनमें फाइन इम्पोज नहीं किया जाएगा वहाँ पे हम कंपनी को लायबल नहीं मानेंगे, ओके।
Wherein these exceptions, the corporate body will be held liable for criminal acts और इन ऑफेंसेस के अलावा जो भी क्रिमिनल एक्ट्स होंगे, जो भी ओमिशंस होंगे, उनके लिए कंपनी को लाइबल माना जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो, अब क्या आता है कि वेदर अ कंपनी कैन बी ट्राइड एंड पनिश फॉर एन ऑफेंस वेयर मैंडेटरी पनिशमेंट इज बोथ फाइन और इम्प्रिजनमेंट। अभी क्या कहा गया कि कंपनी को कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए हम गिल्टी हो रहा है इंडिया में, उन ऑफेंसेस के लिए, जैसे चीटिंग हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी हो गई जो हमने अभी पढ़ा है, और उन ऑफेंसेस की जो भी पनिशमेंट, उसके लिए भी उस कंपनी को हम लायबल कर रहे हैं। लेकिन उनके अलावा कोई ऐसा ऑफेंसेस होता है जिनमें कि पनिशमेंट भी है, जिसमें कि मतलब फाइन भी है, उनमें क्या होगा? क्या उनमें हम कंपनी को लायबल कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं? तो यहाँ पे केस आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस जेबी बोटलिंग का, जेबी बोटलिंग सी 1975 का, दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। यहाँ पे हाई कोर्ट हेल्ड करता है कि अ कंपनी डिड नॉट एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन एंड इन अ केस इट विल बी अ फाइन ओनली। क्योंकि वो कोई भी इम्यूनिटी नहीं ले रहा, तो इसलिए हम सिर्फ कंपनी पे क्या करेंगे, सिर्फ फाइन इम्पोज करेंगे। ठीक, कोई और अदर ऑफेंस से हम कंपनी पे फाइन इम्पोज किया जा रहा है। इट इज़ फर्दर सेड दैट द क्रिमिनल लायबिलिटी इज एन इम्प्यूटेड, एक इम्प्यूटेड लायबिलिटी, जो भी क्रिमिनल लायबिलिटी है वो क्या इम्प्यूटेड लायबिलिटी है, यानी कि उन पे क्या इम्प्यूट, मतलब उन पे आरोप मतलब किसी को आरोपित करने वाली लायबिलिटीज होती है, इम्प्यूटेड लायबिलिटी एंड डज नॉट अ वाइकरस लायबिलिटी। वाइकरस लायबिलिटी नहीं, यानी कि अगर कोई एक्ट मैं करूँ और उसके लिए पनिशमेंट किसी और को मिले, ऐसा नहीं है। अगर मैं कोई एक्ट कर रही हूँ, कोई ऑफेंस कर रही हूँ, उसके लिए पनिश जो मिलेगी वो मुझे मिलेगी, है ना। सो द कॉर्पोरेशन इटसेल्फ कैन नॉट बी पनिश, कॉर्पोरेशन को ही हम उसके लिए पनिश नहीं कर सकते, सिर्फ कॉर्पोरेशन को नहीं कर सकते। एंड लायबिलिटी इज टू बी इम्प्यूटेड इट्स मैनेजर्स और एजेंट्स, जो भी लायबिलिटीज होंगी वो इम्प्यूटेड की जाएंगी मैनेजर को भी और उसके एजेंट्स को भी, हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ इट्स पॉलिसी एंड बिजनेस, जो भी मतलब उसके रेस्पॉन्सिबल होगा उसका उस बिजनेस को और उस पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए, उन पे भी उन क्रिमिनल लायबिलिटी को एट्रीब्यूट किया जाएगा, उनको भी उसके लिए पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये किस केस में कहा गया, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कहा गया कि मतलब जो और ऑफेंसेस होंगे उनमें सिर्फ कंपनी को फाइन के लिए इम्पोज करेंगे, लेकिन क्योंकि इम्प्यूटेड लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, जो क्रिमिनल लायबिलिटी वो क्या है, वो इम्प्यूटेड लायबिलिटी, वाइकरस लायबिलिटी नहीं है, इम्प्यूटेड लायबिलिटी है। इसलिए हम सिर्फ कंपनी को ही नहीं, बल्कि जो भी कंपनी के अंदर जो भी उसके एक्ट को डायरेक्ट कर रही है, जो जो रेस्पॉन्सिबल है एक्चुअल में कंपनी के लिए, जो रेस्पॉन्सिबल है, उन लोगों को भी उसके लिए पनिश किया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सेक्शन 17 है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 का। यहाँ पे साफ साफ इसमें कहा गया है, प्रोवाइडेड दैट एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, कोई भी पर्सन जो कि ऑफेंस के समय वॉज इंचार्ज फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ अ कंपनी, इंचार्ज है, जब कोई एक्ट हो रहा है उस समय जो भी कंपनी का इंचार्ज है उस काम को कर रहा है जिसके थ्रू वो एक्ट हो रहा है, चाहे वो कंपनी हो, फर्म हो, शैल बी डीम्ड गिल्टी, उसको भी गिल्टी माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सेक्शन 17 में वाला एक एग्जाम्पल की तरह इसे ले सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई एक्ट हो रहा है कंपनी में और वो एक्ट एज अ ऑफेंस हो जाता है, वो एक्ट है आपका लेकिन वो एक ऑफेंस है, सपोज कोई चाहे कहीं पे किसी चीटिंग हुई, कुछ प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएशन होगा, कोई भी ऐसा एक्ट कंपनी के द्वारा किया जाता है, इसके अलावा भी, और उस टाइम जब वो एक्ट हो रहा है उस टाइम कंपनी को कौन डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भी उसके लिए, वो व्यक्ति भी उसके लिए गिल्टी होंगे। ठीक, तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया कि सेक्शन 11 में पर्सन का मतलब क्या है। पर्सन का मतलब सिर्फ एक पर्सन नहीं, एक नेचुरल पर्सन नहीं, बल्कि पूरा मतलब कंपनी को एसोसिएशन बॉडी ऑफ पर्सन भी है। नेचुरल पर्सन आर्ट तो है ही है, इसमें आर्टिफिशियल पर्सन और पूरा मतलब बॉडी ऑफ पर्सन, है ना, सारे इंक्लूड किया गया है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।